हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो आप अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो आइए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकूंगी, इस तरीके के शब्द आते हैं। यानी कि इन शब्दों से ये पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में काम के समाप्त होने की बात कही जाए तो वहां पर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे अगर ये बात की है चुका होगा, मैं अपना काम कर चुका हूंगा, या फिर सीता पत्र लिख चुकी होगी, या बच्चे मैदान में खेल चुके होंगे। इसी तरीके से राम बाजार पहुंच चुकेगा, सीता पत्र लिख चुकेगी, या फिर मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकूंगा, या मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकूंगी। इस तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है शैल हैव या फिर विल हैव। तो जैसा कि आपको पता है पिछले दो टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया है कि शैल का यूज होता है आई और वी के साथ, यानी सब्जेक्ट अगर आई हो या सब्जेक्ट वी हो तब वहां पर शैल का यूज होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यानी रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज होता है विल का। तो इसी तरीके से यहां पर भी शैल हैव का यूज होगा आई और वी के साथ, और विल हैव का यूज होगा रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। बात समझ में आई? शैल हैव आई और वी के साथ, और विल हैव रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, ही सी इट कुछ भी हो, सबके साथ विल हैव का यूज होगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो आइए बात करते हैं, यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। मैं अपना काम कर चुकूंगा, मैं अपना काम कर चुकूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, किसी भी टेंस का अगर परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, किसी भी टेंस का अगर परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यानी उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां पर आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आई के साथ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल हैव। तो ये हो जाएगा यहां पर शैल हैव, आई शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर चुकूंगा। तो डू मीन्स होता है करना, डिड उसका सेकंड फॉर्म और डन उसका थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हो जाएगा आई शैल हैव डन, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या पूरा कर चुकूंगा? अपना काम। क्या लगाने से जो आंसर आए वो होता है ऑब्जेक्ट। तो आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा या कर चुका हूंगा, एक ही बात है। अगला सेंटेंस, अगले रविवार तक उसका भाई वाशिंगटन पहुंच जाएगा। तो इसको भी आसान से ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगले रविवार तक उसका भाई। कौन वाशिंगटन पहुंच जाएगा? कौन वाशिंगटन पहुंच जाएगा? उसका भाई। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? उसका भाई। तो यहां पर लिखा जाएगा सब्जेक्ट हिज ब्रदर, यानी कि उसका भाई। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? विल हैव। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? उसका भाई। सिर्फ आई या फिर वी के साथ शैल हैव लगेगा, बाकी सब के साथ विल हैव लगेगा। तो यहां पर विल हैव। मेन वर्ब क्या है? पहुंच चुकेगा। तो रीच मीन्स होता है पहुंचना, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीच्ड। तो रीच्ड लिख दिया जाएगा, और कहां पहुंच चुकेगा वो भी लिख देते हैं, वॉशिंगटन। रीच्ड वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। ओके, इसके बाद अदर वर्ड्स में क्या बचता है? अगले रविवार तक। तो तक के लिए यहां पर यूज करेंगे बाई का, ध्यान रखिएगा। तक के लिए क्या यूज करेंगे? बाई। बाई अगले रविवार के लिए हो जाएगा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, फुल स्टॉप। ओके, तो ये सेंटेंस हो गया, हिज ब्रदर विल हैव रीच्ड वॉशिंगटन बाय नेक्स्ट संडे। अगले रविवार तक उसका भाई वॉशिंगटन पहुंच चुकेगा। अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी दो छोटे छोटे सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। ओके, दो क्लॉज इसमें है। पिताजी के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। पिताजी के आने से पहले, एक सेंटेंस ये हो गया पिताजी का आना,
ठीक है, यानी इससे पहले कि पिताजी आते हैं मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा, तो दोनों को मिला दिया गया, पिताजी के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। तो इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं तो इसमें जो काम पहले पूरा होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात आई समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान रखिएगा, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट में क्यों जाएंगे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसका एक रीजन है, ये जो सेंटेंस है पिताजी के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा, इसको अगर दूसरे शब्दों में और डिटेल में बोला जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इससे पहले कि पिताजी आते हैं, इससे पहले कि पिताजी आते हैं मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। तो इसी को कंबाइन करके लिख दिया गया है कि पिताजी के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। तो इससे पहले कि पिताजी आते हैं, ते है आ रहा है ना लास्ट में, तो ता है, ती है, ते है, जहां पर भी ये शब्द वाक्य के अंत में आए वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसीलिए जो काम बाद में होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है उसको लिखेंगे, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा, ये वाला पार्ट पहले लिखेंगे। तो आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल हैव। आई शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करना के लिए होता है कंप्लीट, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना गृह कार्य। अगर सब्जेक्ट आई होता है तो अपना के लिए माई लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माई होमवर्क। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, उससे और उसके बाद लिखेंगे बिफोर। बिफोर पहले या इससे पहले कि पिताजी आते हैं, यानी द फादर, बिफोर द फादर कम्स। कम्स क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, तो बिफोर द फादर कम्स, इससे पहले कि पिताजी आते हैं मैं अपना काम या मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकूंगा। ठीक है, उसी को दूसरे शब्दों में लिखा गया था, पिताजी के आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। अगला सेंटेंस, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी होगी। तो कौन सा काम पहले हो रहा है? गाड़ी खुल चुकी होगी। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकी होगी, यानी गाड़ी का खुलना ये काम पहले हो रहा है। तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, गाड़ी के लिए लिखेंगे द ट्रेन, क्योंकि स्टेशन पर कौन सी गाड़ी होगी? ट्रेन होगी। ओके, तो द ट्रेन, और फ्यूचर परफेक्ट में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल हैव। ओके, आई और बी के साथ शैल हैव लगता है, बाकी सब के साथ विल हैव लगता है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खुल चुकी होगी, मतलब छूट चुकी होगी। गाड़ी का स्टेशन से छूटना ही खुलना कहलाता है। विल हैव लेफ्ट, लीव में छूटना, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। ओके, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर, यानी इससे पहले की, बिफोर इससे पहले कि वह स्टेशन पहुंचता है, इससे पहले कि वह स्टेशन पहुंचता है। तो ताहरा ना, यही हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही और रीच, और इसमें जोड़ेंगे ईएस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो मेन वर्ब में ईएस जोड़ देंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही है, यानी कि एक वचन है। तो ही रीचेस द स्टेशन। ओके, तो ये हो गया, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी। और यहां पर कहा जा रहा है कि वो अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा, वो अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा, यानी कि निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव या शैल हैव का यूज करना है, तो जो नॉट को यूज करेंगे दोनों को बीच में लिखेंगे, यानी विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव। ओके, बाकी जैसे निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हर टेंस का, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, अब यहाँ पर नॉट दोनों के बीच में आ जाएगा, विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ओके, तो इसका ट्रांसलेट करते हैं, वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा, तो सब्जेक्ट हो गया ही, और ही के साथ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, बीच में लगाएंगे नॉट, और उसके बाद लिखेंगे हैव। तो ये हो गया विल नॉट हैव।
ओके, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट एक में ही मिक्स करके लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है सीखना, लर्न मीन्स होता है सीखना, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड। तो ये हो जाएगा लर्नड। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं सीख चुकेगा, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं हम इंग्लिश। तो ये हो गया, वो अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा, यानी ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। अगला सेंटेंस, मैं अगले माह तक 5 किताबें नहीं लिख चुकूंगा। सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ लगता है शैल हैव, हमें निगेटिव बनाना है तो शैल नॉट हैव लिख देंगे। तो ये हो गया आई शैल नॉट हैव, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख चुकूंगा। राइट मींस लिखना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, राइट रोड रिटर्न होता है ना, तो ये हो गया रिटर्न, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद लिखना ऑब्जेक्ट, क्या नहीं लिख चुकूंगा, 5 किताबें, 5 बुक्स, 5 किताबें, ओके। और इसके बाद लिखना है अदर वर्ड्स, यानी क्या बचा हुआ है, अगले माह तक। तो तक के लिए क्या यूज करना है, अभी मैंने आपको बताया बाई, ओके, बाई नेक्स्ट मंथ, अगले माह तक, यानी बाई नेक्स्ट मंथ। तो ये हो गया आई शैल नॉट हैव रिटन 5 बुक्स बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले माह तक 5 किताबें नहीं लिख चुकूंगा मैं। अगला सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, ये पता करने के लिए नहीं को इग्नोर करना पड़ेगा। तो अगर हम नहीं को इग्नोर करते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो कौन सा काम पहले हो रहा है, रोगी मर चुका होगा। तो रोगी मर चुका होगा, इसको हम पहले लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, लेकिन लिखेंगे निगेटिव में, सिर्फ पता करने के लिए कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में। हम नहीं को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तब इग्नोर नहीं करेंगे। तो जैसे लिखा है नेगेटिव में वैसे ही लिखेंगे, ओके। तो रोगी नहीं मर चुका होगा, इसको हमें लिखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हो जाएगा द पेशेंट, यानी कि रोगी, द पेशेंट, और इसके साथ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, लगाएंगे नॉट और हैव, विल नॉट हैव, द पेशेंट विल नॉट हैव। और मरना, यानी हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मरना के लिए होता है डाइड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड, रोगी नहीं मर चुका होगा। बिफोर, सब्जेक्ट द डॉक्टर, और आना का जो फर्स्ट फॉर्म होगा कम, और इसमें जोड़ेंगे एस। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। द डॉक्टर एक वचन है, एक डॉक्टर की बात हुई है, सिंगुलर नाउन है, तो मेन वर्ब में यस यस लगा देते हैं। तो यहाँ पर कम में एस लगा दिया, ओके। तो ये सेंटेंस हो गया, द डॉक्टर विल नॉट हैव डाइड बिफोर, ओ सॉरी, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, यानी कि रोगी नहीं मर चुका होगा इससे पहले कि डॉक्टर आते हैं। अगला सेंटेंस है, मेरी माँ 9 बजे तक भोजन नहीं बना चुकी होगी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट मेरी माँ, यहाँ पर दो काम नहीं हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है, मेरी माँ भोजन नहीं बना चुकी होगी, बस एक ही मेन वर्ब की बात हो रही है, भोजन बनाने की, ओके। तो सब्जेक्ट हो गया माई मदर, और इसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव, ठीक है, विल नॉट हैव लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, भोजन नहीं बना चुकी, तो भोजन बनाने के लिए क्या लिखते हैं, कुक, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, मीन्स पका चुकी होगी या बना चुकी होगी। इसके बाद क्या बना चुकी होगी, क्या नहीं बना चुकी होगी, भोजन, फूड, या फिर मील भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं कुक्ड फूड या फिर कुक्ड मील। इसके बाद लिखा है 9 बजे तक, तो तक के लिए क्या यूज करते हैं, बाई, बाई, और 9 बजे के लिए हो जाएगा 9 o'clock, बाई 9 o'clock, यानी कि 9 बजे तक। तो ये सेंटेंस हो गया, माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय 9 o'clock, यानी कि मेरी माँ 9 बजे तक भोजन नहीं बना चुकी होगी। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें शुरू में क्या आता है, यानी यस नो टाइप का। तो जब शुरू में क्या आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट है, यानी कि शैल हैव, विल हैव। तो शैल हैव क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, नहीं, शैल पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा के फिर हैव लिखेंगे, और अगर विल हैव लिखना होगा तो विल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख के उसके बाद हैव लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, ओके, तो वह के साथ हमें पता है विल हैव लगेगा, क्योंकि शैल हैव लगता है सिर्फ आई और वी के साथ। तो ये ट्रांसलेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा
विल और सब्जेक्ट ही, इसके बाद हैव, विल ही हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मदद कर चुकेगा, यानी मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, विल ही हैव हेल्प्ड। ओके, और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, किसकी मदद, मेरी मदद, तो मेरी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है, विल ही हेल्प मी, विल ही हैव हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद कर चुकेगा। अगला सेंटेंस है, क्या इस साल के अंत तक उसका भाई बीए कर चुकेगा, तो इसके लिए ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें भी शुरू में क्या आ रहा है, तो विल इसमें भी लगेगा शुरू में, और इस साल के अंत तक उसका भाई, यानी सब्जेक्ट क्या है, उसका भाई, कौन भी, उसका भाई के लिए लिखेंगे हिज ब्रदर, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट हैव। ओके, तो विल हिज ब्रदर हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीए कर चुकेगा, तो डू मीन्स करना होता है, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर चुकेगा, बीए, बी ए। ओके, अब इसके बाद अदर वर्ड में लिखा हुआ है इस साल के अंत तक, तो तक के लिए क्या लिखेंगे, बाई, और साल के अंत तक के लिए हो जाएगा एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ दिस ईयर, दिस मीन्स इस ईयर मीन्स साल, यानी इस साल के अंत तक, ठीक है, बाई मीन्स तक, एंड मीन्स अंत होता है, ऑफ दिस ईयर इस साल के, ओके, इस साल के अंत तक। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। विल हिज ब्रदर हैव डन बीए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अगला सेंटेंस है, क्या मेरे यहां पहुंचने से पहले स्कूल का चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें आपको देखना है कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है। तो देखिए, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले स्कूल का चपरासी घंटी बजा चुका, स्कूल का चपरासी घंटी बजा चुका होगा, ये काम पहले हो रहा है, तो इसको हम पहले लिख देंगे। और क्या शुरू में आ रहा है, तो विल शुरू में लग जाएगा, विल, और सब्जेक्ट क्या है, कौन घंटी बजा चुका होगा, स्कूल का चपरासी, द प्यून ऑफ स्कूल, स्कूल का चपरासी के लिए लिखेंगे द प्यून ऑफ स्कूल, और इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट यानी कि हैव। विल द प्यून ऑफ स्कूल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, मेन वर्ब है बजा चुका हो, यानी बजाना, बजाना का थर्ड फॉर्म होगा रंग, रिंग मीन्स बजाना, रैंग सेकेंड फॉर्म, और रंग हो गया थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या बजा चुका होगा, क्या बजा चुका होगा, घंटी, रंग द बेल मीन्स घंटी। इसके बाद क्या है, मेरे यहां पहुंचने से पहले, तो पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, मेरे यहां पहुंचने से पहले यानी इससे पहले कि मैं यहां पहुंचता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। सब्जेक्ट हो गया आई, आई मीन्स मैं यहां, मतलब आई मीन्स मैं, और उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, पहुंचना के लिए होता है रीच, इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट जब आई होता है, आई भी देइए तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है, और यहां के लिए हो जाएगा हियर। ठीक है, मेरे यहां पहुंचने से पहले यानी कि इससे पहले कि मैं यहां पहुंचता हूं, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। अगला सेंटेंस है, वर्षा शुरू होने से पहले किसान बैल क्यों खरीद चुके होंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्यों, तो क्यों को हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही अपना विल। अब यहां पर देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है, वर्षा शुरू होने से पहले किसान बैल क्यों खरीद चुके होंगे, यानी किसान जो बैल खरीद चुके होंगे वो काम पहले हो रहा है। तो वाई विल द फार्मर्स, वाई विल द फार्मर्स, इसके बाद लिखेंगे हैव, क्योंकि द फार्मर्स ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें हैव लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीद चुके होंगे, तो बाई मीन्स होता है खरीदना, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट, BOUGST बाट। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या खरीद चुके होंगे, बैल, तो बैल के लिए लिख देंगे ऑक्स। वर्षा शुरू होने से पहले, तो पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, और इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा इट, क्योंकि मौसम से संबंधित घटना है वर्षा होना, तो सब्जेक्ट हो जाएगा इट, और शुरू होना के लिए हो जाएगा स्टार्ट, इससे पहले की बारिश शुरू होती है, यानी कि इससे पहले की बारिश स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट में एस लगा दिया क्योंकि इट एक वचन माना जाता है, उसके साथ मेन वर्ब में एस लग गया। ओके, बिफोर इट स्टार्ट्स रेन, यानी कि बारिश यानी कि वर्षा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बहुत सिंपल है, जैसे आप हर टेंस के सेंटेंसेस में करते आए हैं, सब्जेक्ट की बात नॉट लगा देते हैं, तो वैसे आप इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस होता, क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा, यही अगर ये होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, तो ऐसे होता, क्या वह मेरी मदद नहीं कर चुकेगा, तो क्या करते, विल ही
उसके बाद लिखते नॉट, इसके बाद हैव हेल्प्ड मी। ओके, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। क्या इस साल के अंत तक उसका भाई बीए कर चुकेगा? तो अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि क्या इस साल के अंत तक उसका भाई बीए नहीं कर चुकेगा, तो क्या करते, विल हिज ब्रदर, उसके बाद लिखते नॉट, क्योंकि हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, उसके बाद लिखते नॉट, नॉट के बाद फिर हैव डन बीए बाय एंड ऑफ दिस ईयर। इसी तरीके से क्या मेरे यहाँ पहुंचने से पहले स्कूल का चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा? अगर ये सेंटेंस होता तो ये जो सब्जेक्ट लिखा है विल द प्यून ऑफ द स्कूल, प्यून ऑफ द स्कूल के बाद लिख देते नॉट, विल द प्यून ऑफ द स्कूल नॉट हैव रंग द बेल बिफोर आई रीच। तो उम्मीद है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपका डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।